नमस्कार, मैं हूं आरती पाठक। भारत का पड़ोसी मुल्क म्यांमार 1935 तक इसी का हिस्सा था। पिछले 3 दशकों के आम चुनाव में आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 3/4 से ज्यादा बहुमत मिलने के बावजूद भी फौज का वर्चस्व यहां पर कायम है। लेकिन वक्त बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। आखिर कब तक जनता की आवाज को कुचला जाएगा? विद्रोह की चिंगारी फिर से उठी है। म्यांमार गृह युद्ध की चपेट में है। देखिए हमारी खास पेशकश, म्यांमार में 2 तलवार। म्यांमार में गृह युद्ध के आसार। म्यांमार में बदला संघर्ष। हिंसक संघर्षों में इजाफा। लोकतंत्र का घोटा जा रहा गला। आम लोगों पर जुल्म। सीरिया जैसे पैदा हो रहे हालात। फौजी शासन से त्रस्त लोग। दमनकारी नीतियों का दौर जारी। म्यांमार में फौजी नरसंहार। क्या म्यांमार गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है? फौज क्यों नहीं सत्ता छोड़ने को है तैयार? क्या म्यांमार में सैनिक की तानाशाही नहीं चल रही है? क्या म्यांमार में लोकतंत्र का घोटा जा रहा है गला? क्यों नागरिक स्वतंत्रता पर लगाया जा रहा लगाम? जिस तरह से म्यांमार में सेना और सैनिक शासन विरोधी गुटों के बीच का सशस्त्र लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, इसी वजह से म्यांमार में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। सेना लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने पर आमदा है। पिछले दिनों कथित तौर पर विरोधियों द्वारा आयोजित समारोह पर सैन्य कार्रवाई की घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया। सेना की तरफ से हवाई हमले किए गए और इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इसमें 20 से 30 महिलाओं समेत बच्चे भी शामिल थे। आर्मी की तरफ से अपने विरोधियों को कुचलने के लगातार प्रयास हो रहे हैं और उसमें नागरिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। म्यांमार की जो अभी स्थिति है, इकोनॉमिक वाइज अगर ले लिया जाए, जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन भी उनका जो इंस्टेबिलिटी अभी हो रखा है, जिस तरह से उन लोग के अभी जो डिसिडेंट ग्रुप्स एक्टिव हो रखे हैं, जिस तरह से अभी मिलिट्री जनता जो है मार्शल लॉ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में लगाने की कोशिश करती रही है, जहां पे अब तक नहीं लग पाया है, और एकदम आयरन हैंड की तरफ जो भी डिसिडेंट्स ग्रुप्स हैं उनको वो क्रश किया जा रहा है। हाल ही में 10 अप्रैल को जिस तरह से सांगाइंग एरिया में उन लोग ने एयरक्राफ्ट्स को भी यूज किया है, मिलिट्री फायर पावर को भी यूज किया है, और सिविलियंस के ऊपर उन लोग ने अपने ही देश के अंदर अपने ही देशवासियों के ऊपर उन्होंने पूरा कहर ढाया है, जिसपे ढेर सारे सिविलियंस की मौतें भी हुई हैं।
चाइना और रशिया और पाकिस्तान के भी रोल्स इसमें पूरे हम लोग अच्छी तरह से उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोग का भी वहाँ पे थोड़ा बहुत जियो स्ट्रेटेजिक रोल पड़ जा रहा है। चाइना जो है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी उसमें बनना था, जो अभी आजकल वो भी थोड़ा अटका हुआ है। भारत का भी जो हम लोग कोशिश कर रहे थे, भारत से म्यांमार से थाईलैंड तक का हम लोग का जो रोड नेटवर्क होना था, उसमें भी आजकल दिक्कतें आ रखी हैं। म्यांमार का एकदम सिविल वॉर की तरफ ये पूरा जो चल रहा है अभी रास्ता, जिस तरह से उसके इतने रेजिस्टेंस हो रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्होंने अपनी रिकग्निशन निकालने लगे हैं। इलेक्शंस भी होना अभी मुश्किल है। ऑंग सैन सू की पार्टी को भी इन लोगों ने रिकग्निशन नहीं दिया है, क्योंकि वो टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। म्यांमार को फौजी शासकों ने युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। राष्ट्रवादी ताकतों को कुचलने की आड़ में बड़े स्तर पर नागरिकों का नरसंहार भी किया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से फौज की तरफ से एक समारोह पर हवाई हमला किया गया, इससे इसकी पुष्टि हो जाती है। फौज की तरफ से किए गए हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। फौजी शासक के नरसंहार से लोगों में काफी गुस्सा है। वर्चस्व की लंबी लड़ाई, म्यांमार की असल लड़ाई फौजी शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम किए जाने वाले समर्थकों के बीच की लड़ाई है। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर जो पिछले कुछ चुनाव हुए, उसमें लोगों ने जिस तरह से गैर सैनिकों के खिलाफ में समर्थन दिया, वो सेना को नामंजूर था। 2020 में हुए आम चुनाव और इसमें कुल 476 सीटों में से 398 सीटों पर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी ने जीत दर्ज की और रिकॉर्ड कायम किया। ये फौज को ना हजम होना चाहिए था और ना हुआ। म्यांमार के अंदर जो सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि देखो कई कारण हैं उसके। एक तो वहाँ पर 1948 के बाद इंसर्जेंसी चली हुई है, और दूसरी बात यह है कि अभी जो मिलिट्री जनता है उसने बहुत सख्ती की हुई है जो सिविल पॉपुलेशन पे, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी ऑंग सान सू की, उसको बाहर फेंक दिया है, उसको जेल में डाला हुआ है। स्टूडेंट्स सड़कों पे आ रहे हैं। चीन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। चीन जो है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यांमार के अंदर, स्पेशली चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यूनान प्रोविंस से जाके कुआकप्पू तक जाता है। तो ऐसे में बहुत हालात ख़राब हैं, लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, और मिलिट्री जनता जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है स्टूडेंट्स पे भी, और काफ़ी स्टूडेंट्स को बंद किया गया है जेलों में, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही। मिलिट्री जनता जो है वो अपना सख्ती से रूल कर रही है। फौजी शासक की दमनकारी नीतियों ने म्यांमार के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। देश में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर हुए चुनावों में लोगों ने लोकतंत्र की बहाली के पक्ष में अपना मत दिया था, और यहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिमायती और फौजी शासकों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लंबे वक्त से चल रहे वर्चस्व की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। सुरक्षा के नाम पर दमन। चुनाव में नतीजों को देखकर फौजी ताकतों की पौहे बन गई। सरकार बनने से पहले ही कोरोना महामारी की शुरुआत ने फौज को दमनकारी नीति को चलाने का मौका दे दिया। कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के नाम पर लोगों को एक तरह से घरों में कैद कर दिया गया। लोगों के बीच कोरोना ने जो दूरियां बढ़ाई, उसका फायदा उठाकर सेना ने फरवरी 2021 में चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाकर नतीजों को रद्द घोषित कर दिया। देश में मार्शल लॉ लागू कर सत्ता पर काबिज हो गया। तो ये सच्चाई है, एक सीरिया जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि वहाँ पर हालात और भी खराब होने वाले हैं, और जो कि डेमोक्रेटिक प्रिय लोग हैं जो समझते हैं कि वो नहीं रह पाएंगे वहाँ पर, वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं।
तो सच्चाई ये है कि एक बहुत ही बुरी हालात पैदा होते जा रहे हैं, भूखमरी का माहौल पैदा हो रहा है। म्यांमार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ऐसे में ये चीन का जो पिट्ठू बन गया है, चीन की इकोनॉमिक ट्रैप में भी आ गया है, डेब्ट ट्रैप भी हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि सीरिया की तरह सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। म्यांमार में फौज लोकतंत्र की स्थापना के पक्ष में नहीं है और यही वजह है कि वहां पर सत्ता को पलटने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती है। पिछले चुनावी नतीजे भी फौज के खिलाफ गए थे। कोरोना काल में फौज को चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका मिल गया। कोरोना से सुरक्षा की आड़ में राष्ट्रवादी नेताओं से सत्ता हथिया ली गई और चुनावी नतीजे को भी रद्द करवा दिया। इसके बाद से लगातार वहां पर राष्ट्रवादी पार्टियों और नागरिकों के साथ उसकी ठनी हुई है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। म्यांमार में फौज की मनमानी से परेशान ज्यादातर निर्वाचित सदस्य देश छोड़कर चले गए और वहां से नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के नाम से निर्वासित सरकार के गठन की घोषणा कर दी। 17 निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित इस सरकार में 4 मंत्री हैं और वो विदेश, वित्त, रक्षा और दूसरे 9 विभागों के जरिए अपनी नीतियां लागू करते हैं। ये नीतियां प्रतीक तौर पर ही होते हैं। म्यांमार में राष्ट्रीय सेना जिस तरह से दमनकारी नीति अपना रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि प्रतिरोधी सेना में शामिल होने वालों को मृत्यु दंड की घोषणा की गई है। मगर सैनिक सत्ता की मर्जी थोपे जाने से परेशान 100 से अधिक सैनिकों ने पिछले दिनों नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की कथित बागी फौज पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोर्स पीडीएफ से हाथ मिला लिया है। ये फौजी शासन के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी। सर, हाल ही के दिनों में बात करें तो म्यांमार में हालात काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, गृह युद्ध छिड़ चुका है, वहाँ पे कैसे देख रहे हैं? ये हिंदुस्तान के लिए और नेबरहुड के लिए बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या जो है पहले ही प्लान कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कम से कम 70-80 हज़ार रोहिंग्या और मिजोरम में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गृह युद्ध तो छुड़ नहीं था, क्योंकि वहाँ से मिलिट्री गवर्नमेंट ने एक पॉपुलर गवर्नमेंट को निकाल कर ज़बरदस्ती अपना रूल स्थापित किया हुआ है और वहाँ के लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अपने ही लोगों के ऊपर म्यांमार की सरकार जो है एयर स्ट्राइक्स कर रही है, कभी 70 लोग मार रहे हैं, कभी 80 मार रही है, कभी 100 मार रहे हैं। इससे पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चिंता है, सार्क में चिंता है और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन, उसमें चिंता है। बड़ी कोशिश की जा रही है सबकी कि इसको किसी न किसी तरीके से समझौता किया जाए और म्यांमार में शांति की लाई जाए। लेकिन जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो किसी मसले को हल करने की तरफ बढ़ी नहीं रही। यहाँ तक कि जो ऑंग सान सू की जो पार्टी थी, तो उस पार्टी को भी बैन कर दिया है, उसकी मान्यता भी छीन ली है। तो इसमें वहाँ के लोग जो हैं किसी प्रकार से मिलिट्री गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। म्यांमार की जब बात होती है सर, तो रोहिंग्या शरणार्थी का जिक्र हमेशा होता है। ऐसे में उनके ऊपर कितना बड़ा संकट होगा ये? उनके ऊपर तो बड़ा ज़बरदस्त संकट है ही है, लेकिन इस समय उनके ऊपर संकट और बढ़ जाएगा। और इसकी बड़ी चिंता हिंदुस्तान को है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर ये प्लान करके नेबरहुड में आएंगे। इसकी बड़ी चिंता है बांग्लादेश को, क्योंकि आप देखो बांग्लादेश में ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा शरणार्थी हैं और बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है उनको लुक आफ्टर करने में। तो वही समस्या हिंदुस्तान को होने वाली है। आप क्या करोगे उनके ऊपर? क्या उनके ऊपर फायरिंग करोगे? और बड़ा बॉर्डर है जो अभी भी हमारा ओपन बॉर्डर है, जहाँ पे अभी भी बार्ड फेंसिंग, वायर फेंसिंग वगैरह नहीं है। जो फेंसिंग है भी, उसको तोड़ के लोग हज़ारों की तादाद में जब आएंगे तो आप उनको फायरिंग नहीं कर सकते। सुरक्षा के लिहाज से कितना? ये हिंदुस्तान में भी जितने भी आ रहे हैं रोहिंग्या, अनफॉर्चुनेटली आते ही ये जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं वो उनको संबंध स्थापित करते हैं और रोहिंग्या बड़े इन्वॉल्व रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कई एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को उछाल देने के लिए। जहाँ तक देखो तो ये रोहिंग्या जितने भी आए हैं ये उन इलाकों में आके अपने आप को सेटल कर रहे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे इनको लोकल पॉपुलेशन के साथ आसानी से मिलजुल सकते हैं और इनका इस्तेमाल गलत तरीके के लिए हिंदुस्तान की सुरक्षा के खिलाफ हो रहा है।
फौज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं को सत्ता से तो बेदखल कर दिया, लेकिन कई सारे निर्वाचित सदस्य देश छोड़कर चले गए और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के नाम से निर्वासित सरकार का गठन किया। अपनी तमाम तरह की नीतियों को लागू करने में वो सरकार अपनी अहम भूमिका निभा रही है और इससे भी फौज काफी भड़की हुई है। फौज ने राष्ट्रवादी पार्टी से हाथ मिलाने वालों के लिए भी सख्त सजा का ऐलान कर रखा है। इसके बावजूद लोग फौजी शासकों के खिलाफ जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। आंग सान सू की लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू की के पिता आंग सान के नेतृत्व वाले संगठन की मदद से बर्मा को जापान से आजाद करवाया गया था। 1948 में बर्मा स्वतंत्र देश बना। 1958 में पहली बार बर्मा की राजनीति में सेना की एंट्री। 1962 में सैन्य नेता नेविन ने सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता संभाल ली। उस वक्त से लेकर आज तक म्यांमार में जुंटा शासन का जोर रहा है और लोग उसके अत्याचार को सहने के लिए बाध्य हैं। लंबे संघर्ष के बाद आंग सान सू की का लोकतांत्रिक शासन आया, लेकिन सेना ने तख्ता पलट दिया और इन्हें जेल में डाल दिया। 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सैन्य शासक ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने के लिए 1 वर्ष में 100 लोगों को मौत की सजा सुनाई। विरोधियों का सफाया करना शुरू कर दिया, लेकिन सू सरकार गिराए जाने की दूसरी सालगिरह पर हजारों लोगों ने हड़ताल में हिस्सा लेकर सैन्य शासन के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लोकतंत्र को बहाल करने का दबाव बढ़ाया। लोगों की एकजुटता को कमजोर करने के लिए दमनकारी नीतियों को अमल में लाया गया। रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात हुए म्यांमार में लगातार मामला बिगड़ता ही गया। म्यांमार के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्राइफ हो रखा है उसमें जो मिलिट्री जनता है 2 साल बाद भी कू करने के बाद इतना वो स्टेबलाइजेशन नहीं ला पाया है। चीन के साथ भी उन लोग का अभी समझौता बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है और बाकी देशों के साथ भी जो उनकी आर्थिक स्थिति अभी जो हो रखी है, जो यूएस ने भी कुछ उनके ऊपर कर्ब्स रख रखे हैं, तो इसके वजह से एक बहुत अनस्टेबल एनवायरनमेंट वहाँ पे हो रखा है। जो वहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भी वहाँ से अब निकले जा रहे हैं क्योंकि उनको भी रिकग्निशन नहीं दिया जा रहा है। और ढेर सारे जो ये सब जो उथल पुथल अभी म्यांमार में देखने को मिल रहा है। और देखिए यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन वॉर की वजह से कई चीजें जो म्यांमार में हो रही हैं वो कई लोग को इतना हाईलाइट होकर पूरे दुनिया भर के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कष्ट है, वहाँ पे पीड़ा है और वहाँ का सिचुएशन एकदम सिविल वॉर का जो बहुत दिनों से बर्निंग चल रहा है वो आज की तारीख पर साइगोन के ऊपर जो अटैक हुआ है सिविलियन पॉपुलेशन पर, उससे अभी और बढ़ चढ़ के सामने आया जा रहा है। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर आंग सान सू की वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। राष्ट्रवादी नेता के तौर पर इनकी दुनिया भर में पहचान है और यही वजह है कि उन्हें लंबे वक्त से जेल में बंद रखा गया है। उनकी रिहाई से लेकर लोकतंत्र की स्थापना की मांग पिछले 3 दशकों से चल रही है, लेकिन फौज के अड़ियल रवैये की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मगर जिस तरह से फौज की दमनकारी नीति जारी है, उसने म्यांमार को गृह युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। रोहिंग्या विवाद। म्यांमार के पश्चिमी तट पर रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान इंडो आर्यन समुदाय के हैं। म्यांमार की एक बड़ी आबादी रोहिंग्या मुस्लिमों की है। म्यांमार के 1982 नागरिकता कानून के तहत इसे 135 निम्न जाति समूह में भी शामिल नहीं किया गया। म्यांमार की सरकार रखाइन प्रांत में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक की पहचान को खत्म करने के लिए बांग्लादेश से आया हुआ बंगाली मानती है। इसी आधार पर उसे जातीय समूह में शामिल नहीं किया गया है। रोहिंग्या म्यांमार में पूर्ण नागरिक का दर्जा चाहते हैं। सरकार और बौद्ध बाहुल समुदाय इन्हें देश का नागरिक नहीं मानते। इन्हें देश में आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है। अराकन रोहिंग्या रक्षा सेना ARAS उत्तरी म्यांमार के रखाइन प्रांत से संचालित होती है। रखाइन प्रांत रोहिंग्या मुस्लिम बहुल इलाका है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है।
नागरिकता के अधिकार को लेकर ये विवाद लंबे समय से चल रहा है। ARAS में शामिल अधिकतर युवा रोहिंग्या हैं। ये सभी साल 2012 में हुए दंगों के बाद से सरकार की हिंसक प्रतिक्रिया से नाराज हैं और इस नरसंहार का बदला लेना चाहते हैं। रोहिंग्याओं पर एक तरफ से नागरिक हमला तो दूसरी तरफ से सैन्य शासन की दमनकारी नीति का दोहरा दबाव है और यही वजह है कि वो खुद पर बढ़ रहे जुल्म से वहां से लगातार पलायन कर दुनिया भर के देशों में शरणार्थी बनकर रहने के लिए मजबूर हैं। म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो एक कास्ट और क्रीड और ट्राइब जो वहाँ पे म्यांमार में ढेर सारे हैं उनमें से एक हैं। उन्हीं जातियों में से इनको इन लोग ने कभी रिकग्निशन दिया ही नहीं, ना इनको सेंसस में इन लोग को लिया गया, ना इनको कभी वोटिंग राइट्स दिए गए, इनको कभी सिटीजनशिप दिया ही नहीं गया। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो अपने आप को अरब डिसेंट के मानते हैं और अपने आप को पूरी तरह से म्यांमारी ही मानते हैं, लेकिन म्यांमार उनको कभी उस दर्जा दिया ही नहीं है। अपने राइट्स के लड़ने के लिए रोहिंग्या मुस्लिम्स ने कुछ एक आर्म स्ट्रगल भी किया था। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से एथनिक क्लींजिंग किया था म्यांमार गवर्नमेंट ने, जो म्यांमार में ज़्यादातर बुद्धिज़्म वाला एक सेक्ट है वो वहाँ पर उस पर ज़्यादा डोमिनेंट रहा है। लेकिन जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का उसके बाद जो पूरा बांग्लादेश की तरफ और भारत की तरफ भी उसके जो एक्सोडस रहा है, लाखों के तादाद में वो वहाँ से जा रखे हैं। तो ये जो एक एक्सोडस हुआ है, जिस तरह से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा बना रहा है। और रोहिंग्या मुस्लिम जो है आज की तारीख में भी अपने सेफ्टी के लिए जो भी वहाँ पे बचे कुचे हैं वो हमेशा रेफ्यूजी के तौर पे छुपने की कोशिश किए जा रहे हैं। म्यांमार में एक बड़ा संकट रोहिंग्या का भी है। म्यांमार की एक बड़ी आबादी में शुमार रोहिंग्या को वहां की नागरिकता हासिल नहीं है। म्यांमार रोहिंग्या को बांग्लादेशी का घुसपैठिया मानता है और उसे वहां से पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है। रोहिंग्या शरणार्थी संकट 1935 तक भारत का हिस्सा रहे बर्मा पिछले 3 दशकों से ऐतिहासिक विडंबना का शिकार बनकर रह गया है। बर्मा को म्यांमार नाम फौजी शासकों ने दिया है। म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है, जबकि रोहिंग्याओं को वहां पर शरणार्थी माना जाता है और इसीलिए उनके बीच टकराव होते रहते हैं। लगातार हो रहे टकराव के बीच रोहिंग्या दुनिया भर के देशों में शरणार्थी के तौर पर घुसपैठ कर चुके हैं और उसकी एक बड़ी आबादी भारत में भी दाखिल हो चुकी है। भारत में रह रहे इन शरणार्थियों को लेकर सुरक्षा का गंभीर मसला बना हुआ है, लिहाजा उसे वापस लौटाने की तैयारियां की जा रही हैं। जो रोहिंग्याज हैं ये एक रखाइन प्रोविंस म्यांमार के अंदर हैं और ये सच्चाई है कि जो 1948 से पहले जो म्यांमार जिस बर्मा बोला जाता था यो एक प्रकार से ब्रिटेन की कॉलोनी थी। 1948 में उसको फ्रीडम मिला और ये 1800 की में करीब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वहाँ पर वो काफ़ी वर्कर भारत से ले गए थे और जो अभी बांग्लादेश से वहाँ से जब वो भारत का हिस्सा होता था और वो जाके सेटल हो गए थे रखाइन प्रोविंस में और ज़्यादातर वो पॉपुलेशन मुस्लिम थी और इसीलिए उनको रोहिंग्या बोला जाता है। ये रोहिंग्या जो रखाइन प्रोविंस म्यांमार में सेटल हैं ये एक प्रकार से इनके पास सिटीजनशिप नहीं है, ये स्टेटलेस हैं और ये वहाँ पर सेटल डाउन थे। वहाँ पर काफ़ी हद तक आपस में इनकी जो झगड़ा होता रहा है, जो बुद्धिस्ट की एक प्रकार कम्युनिटी है वहाँ पर। और अगर 2017 में एक बहुत बड़ी आपस में लड़ाई हुई है जहाँ रोहिंग्यास और बुद्धिस्ट के साथ, और बुद्धिस्ट ने रोहिंग्यास के ऊपर वायलेंस इस्तेमाल किया और जो बुद्धिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि रोहिंग्यास ने इनके अगेंस्ट वायलेंस किया। म्यांमार में रोहिंग्या को खदेड़े जाने से भारत में भी रोहिंग्या संकट गहरा गया है। शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रहे रोहिंग्या को आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। सवालों के घेरे में
रोहिंग्या शरणार्थी। बेरोजगार रोहिंग्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय जिहादी संगठनों के निशाने पर हैं और उसे आसान तरीके से टारगेट बनाया जा सकता है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर शरणार्थियों को शरण देने की परंपरा रही है। यहाँ पर रहने वाले शरणार्थियों ने कभी यहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम नहीं किया, मगर रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर हालात कुछ अलग हैं और यही वजह है कि इसे वापस म्यांमार भेजने की कोशिशें हर स्तर पर जारी हैं। रोहिंग्याओं का अब तक जो इतिहास है उसे देखते हुए इस बात की स्वाभाविक तौर पर शंका है और ये जायज भी है। दुनिया भर में रोहिंग्या संकट के लिए म्यांमार की राजनीतिक और सामाजिक संकट सबसे बड़ी वजह है। रोहिंग्या को म्यांमार की नागरिकता नहीं दिए जाने का खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। लिहाजा इन शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने की तैयारी है, लेकिन जब तक म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो जाती तब तक इनकी वापसी मुमकिन नहीं लगती। जो फाइनल आउटकम हुआ कि 7 लाख के करीब जो रोहिंग्या हैं वो पलायन कर गए रखाइन प्रोविंस से म्यांमार के, और वो आगे बांग्लादेश में और बांग्लादेश के कोक्स बाजार में उनको शरण दी गई, वो शरणार्थी बने हुए। और अब वो एक प्रकार से करीब वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा हो गए हैं शरणार्थी, मगर अभी तक इनके वापस जाने की बात सक्सेसफुल नहीं हुई है। ऐसे तो म्यांमार गवर्नमेंट ने माना है कि ये इनके लोग हैं, इनको वापस लेंगे, मगर अभी तक ऐसा कोई सलूशन नहीं निकला है। और बड़ी एनिमोसिटी है ये जो रोहिंग्या जो मुसलमान हैं और जो वहाँ की एथनिक पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, और कुछ एक जो रोहिंग्याज हैं वो भारत के अंदर भी आए हैं, और वो भारत के अंदर एक तो वो डायरेक्ट आ गए हैं रखाइन प्रोविंस से, मिजोरम और मणिपुर से, और एक ये जो रोहिंग्या आए थे बांग्लादेश में, वहाँ से भी वो जो पोरस बॉर्डर से क्रॉस करके इंडिया में आ गए। तो भारत का हरदम यही नज़रिया रहा है कि रोहिंग्या जो हैं वो म्यांमार के हैं और म्यांमार में जाना चाहिए। भारत उनको शरण नहीं दे सकती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत कोई रिफ्यूजी यूएन काउंसिल का कोई हिस्सा नहीं है। दूसरी बात है, भारत समझती है कि रोहिंग्या जो हैं वो एक प्रकार हमारी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो सकते हैं, और मिलिटेंसी, क्योंकि वो काफ़ी आईएसआई ने गढ़ बना लिया है रोहिंग्या के कैंपों में। भारत में रोहिंग्याओं की संख्या काफी है। शरणार्थी के तौर पर रहने वाले रोहिंग्या के पास रोजगार के साधन नहीं है। बेरोजगार नौजवान हमेशा से ही आतंकवादी संगठनों की नजर में होते हैं और उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता है, और इसी वजह से रोहिंग्याओं को वापस भेजने की तैयारी भी चल रही है। म्यांमार का आंतरिक संकट। म्यांमार के आंतरिक संकट ने दुनिया को मुश्किलों में डाल दिया है। वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नागरिकों का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। ये हालत न सिर्फ म्यांमार को गृह युद्ध में धकेल रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दखल अंदाजी की संभावना भी बढ़ गई है। म्यांमार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस हालात में सुधार तभी संभव है जब वहां पर लोकतांत्रिक सरकार को फौज जगा दे, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।